20 numericals. The position vector of the particle r vector equals to 3t I caret plus minus 2t square j caret plus 4k caret meter, where the t is second and the coefficient have a proper units for the r to be in a meter. ये जो कोएफिशिएंट है ना 3 2 उनके कुछ यूनिट्स हो गए, जैसे इसमें पर मीटर पर सेकंड होगा तभी सेकंड सेकंड कट होके मीटर में आएगा इन शॉर्ट. उसके यूनिट के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें v फाइंड करना है एंड a फाइंड करना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट द 2 सेकंड. तो ये वापस बेसिक पे आ गया कि हमें इसका डेरिवेशन करना है dr बाई dt, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा. तो देखो r वेक्टर हमने लिख दिया ऊपर से, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया. अब v वेक्टर मतलब कि हमें dr बाई dt, d बाई dt ऑफ r करना है. इन शॉर्ट d बाई dt ऑफ r वेक्टर लिख लूँ मैं, तो इसका डेरिवेशन करना है. तो जैसे मैंने डेरिवेशन में सिखाया था कि 3 कांस्टेंट t का डेरिवेशन 1, तो 3 इंटू 1 3 होगा, 3 आई कैरेट आ गया. फिर ये 2 पावर आगे जाएगा तो 2 2 सा 4 और 2 में से एक पावर कट हो जाएगा तो माइनस 4t j कैरेट आ गया. बट इसके साथ तो t है ही नहीं, t है ही नहीं मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है, तो वो तो 0 हो गया. चलो अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन में भी वापस डेरिवेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी का. तो वेलोसिटी में क्या है 3 आई कैरेट माइनस 4t j कैरेट है. तो अगेन इसमें t नहीं है तो उसका डेरिवेशन क्या हो गया 0. माइनस 4 इसमें t है तो t का 1, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 j कैरेट. तो एक आपको ये चीज़ फाइंड करनी थी, एक आपको ये चीज़ फाइंड करनी थी. तो फर्स्ट पार्ट जो है न्यूमेरिकल का खत्म हुआ. सेकंड पार्ट में ऐसा बोला है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा. तो ये जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ए वाला, उसमें t इक्वल्स टू 2 रखते हैं. तो 3i इंटू माइनस 4 इंटू 2 j कैरेट, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, 3i माइनस 8 j कैरेट. अब इसका मैं क्या करूंगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट स्क्वायर करके ऐड करूंगा, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 73, 73 का अंडर रूट निकाल दूंगा, दैट इज 8.5444 मीटर पर सेकंड. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड. हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करो. तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर करके ऐड करो, उसका अंडर रूट निकाल दो, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर. अब मुझे क्या करना रहेगा, एंगल फाइंड करना है tan थीटा. तो दैट इज y कंपोनेंट और x कंपोनेंट. तो y कंपोनेंट में कौन है 8 है और x कंपोनेंट में कौन है 3, बट यहाँ पे दिख रहा है माइनस के साथ है, तो माइनस 8/3 लेना पड़ेगा. अब ये जो tan माइनस 8/3 है, तो जब थीटा चाहिए तो tan इनवर्स करना पड़ेगा. तो जब आप कैल्सी में करोगे डू इट, 8/3 कितना आ रहा है 666 चलता जाएगा, तो x6 को मैंने 7 कर दिया, बट वो माइनस के साथ आएगा. अब माइनस के क्या समझना है आपको पता है, ऑल एस टी सी. अभी हमें एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेना है ना, तो आइदर इधर हो सकता है आइदर इधर हो सकता है. अगर ए वाला एंगल है तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और हमारे पास तो कौन है 10, तो 10 के अंदर नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव मतलब ए वाला एंगल बन रहा है. आया समझ में. ये जो हमें 2.666 मिलेगा इस साइन टेबल से, वो एंगल मैंने आपको रिप्रेजेंट किया. तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा एंगल मिल रहा है. 10 के टेबल में जाएंगे, दिस इज द टेबल ऑफ 10, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45 पे 1 आएगा, दिख रहा है 45 पे 1. हमें 2.666 आगे बढ़ना है, तो 2.60, फिर 666 पे जाना है, तो 6605 आया. अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 61 या 62, तो ये दोनों में नज़दीक कौन है 71 है, तो 71 का ए लाइन 3 आ गया. और यहाँ पे कहीं थे हम, ये वाले पे थे, गॉट इट ना. तो इसको फोकस करके रखते हैं. यहाँ पे कौन सा आ गया 69 डिग्री. और इधर अब जाके अगर आप देखो तो 24 एंड दिस 3 27 मिनट हो गया, 27 मिनट, और आगे था 69 डिग्री, गॉट इट. अब 69 डिग्री प्लस 27/60, तो वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज 0.49 यानी 5.5 हो जाएगा, तो 69.5 डिग्री आ गया. आया ना. ओके मैंने एक गलती कर ली, सॉरी. यहाँ पे जो समझा रहा था ना मैंने, उसमें एक गलती कर ली, मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ. करेक्ट में क्या करना था, एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा. मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्स के साथ ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर दिया था, जो गलत था.
पॉजिटिव एक्स के साथ एक तो ऊपर बन सकता है और एक नीचे बन सकता है। तो अगर पॉजिटिव मानो कि ये जो कंपोनेंट है ना -8, उसके यहाँ पे +8 होता, तो ए वाला एंगल लेते ऊपर वाला, क्योंकि वहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब 10 भी पॉजिटिव। बट अभी 10 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, अभी तो 10 है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब नीचे की ओर एंगल मिलेगा, डाउनवर्ड। तो एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है? 69.5 डिग्री, जो हमने फाइंड किया बाय दिस वे। बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन वो कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे होगा? आया समझ में? चलो, a particle starts from the origin t equals to 0 second with a velocity of 10 j meter per second. Origin से start हो रहा है with the velocity of 10 j meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8i plus 2j meter per second square. At what time is x coordinate of the particle 16 meter? तो सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया गया है। आपको ऐसा पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, तो आर इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए स्क्वायर फॉर्मूला, उसमें हमें एक्स लाना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना लाना है? 16। तो 16 मिलने के बाद टाइम फाइंड करेंगे, हमें आगे भी पढ़े थे कैसा, 84 वाला। फिर वहाँ से हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर हमें स्पीड भी पार्टिकल की उसी टाइम पे फाइंड करनी है। हम आगे है ना एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे 84 वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, सेम टू सेम है। तो आर इक्वल टू आर जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस 1/2 ए स्क्वायर, बट आर जीरो जीरो वैक्टर है, इसमें डेटा क्या आएगा वो देख रहे हैं। तो वी जीरो है 10 जे मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और ए वैक्टर है दिस मच, तो हम आर जीरो की जगह पे जीरो रख दिए, वी जीरो इंटू टी मतलब 10 जे इंटू टी आ गया 1/2, ए की जगह पे 8i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर, तो आ गया टी स्क्वायर के साथ। अब आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ। पहले तो एक काम करते हैं, 10j t, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और आगे ले जाते हैं, 10j t 1/2 इंटू 84 एंड 1/2 इंटू 1 तो 4i प्लस j टी स्क्वायर आ गया, गॉट इट। तो 10j t टी स्क्वायर इंटू 4i कैरेट, 4t स्क्वायर आई कैरेट हो गया, टी स्क्वायर इंटू j टी स्क्वायर j कैरेट हो गया। आया समझ में? तो दिस इज 4t स्क्वायर आई कैरेट, 4t स्क्वायर आई कैरेट, दिस इज 10j t प्लस टी स्क्वायर j कैरेट, तो j कैरेट कॉमन निकाल लिया, 10t प्लस टी स्क्वायर। आया समझ में? आया ना? चलो, तो ये मेरा मिल गया पोजीशन वेक्टर। अब इसमें इसको आई एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, आई के आगे है वो, और इसको वाई बोलते हैं। आपको बोला एक्स जो है वो आपका 16 है, तो एक्स की जगह पे कौन दिख रहा है? 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एंड वाई जो है वो कितना होगा ऐसा भी पूछा है ना, तो लेटर ऑन वाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो जे के आगे है वो वाई। अब कंपेयर ना करो, डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। आपको दिया गया है कि एक्स 16 है, कौन से टाइम पे 16 बनेगा, तो एक्स के यहाँ पे 16 पुट करके 4 से डिवाइड करे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट्स वाई टी इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड? 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड? 2 सेकेंड। अब इस 2 सेकेंड में, इस 2 वाले टाइम पे, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड टाइम पे एक्स जो है वो 16 होगा, वाई कितना होगा? तो ये जो 2 सेकेंड आया इसमें रख देते हैं, तो 10t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे 2, टी स्क्वायर की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 20 प्लस 4 24 मीटर। आया समझ में? तो वाई कोऑर्डिनेट बन गया। अब आगे की बात करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करना है। पहला आपको बोल दिया था कि x कौन से टाइम पे 16 होगा, तो वो फाइंड कर लिया 2 सेकेंड। उस पर y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा वो फाइंड कर लिया। अब पूछा है स्पीड, उस टाइम पे स्पीड, तो स्पीड के लिए पहले स्पीड का फॉर्मूला होना चाहिए ना, एंड फॉर द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड हम क्या करने वाले, वो r वाला पहले फाइंड कर लेते हैं। तो r वाला तो ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा था, ए वाला r ऑलरेडी फाइंड करके रखा था, देखो है कि नहीं, तो उसी को ही ले लेते डायरेक्ट, तो चल जाता बराबर। तो 10t j कैरेट, ये रहा 10t j कैरेट, दिख रहा है वेर? ओके, इन लोगों ने एक काम करते हैं ना बेटा, ये वापस क्यों फाइंड किया, आई डोंट नो, इतने स्टेप होने ही नहीं चाहिए। दिस इज योर फाइनल वेक्टर, आर वेक्टर कई किया था ना कैलकुलेट, 4t स्क्वायर आई कैरेट 10t प्लस टी स्क्वायर j कैरेट, तो यू कैन सी ओवर हियर 4t स्क्वायर आई कैरेट, 4t स्क्वायर आई कैरेट पीछे लिखते हैं ना, 4t स्क्वायर आई कैरेट आ गया 10t प्लस टी स्क्वायर j कैरेट, जो हमने ऊपर फाइंड किया था वही है, तो डायरेक्ट ही लेंगे। आहा, अब हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू, आपको पता है डी आर वेक्टर बाय डी टी, तो डी बाय डी टी, आर वेक्टर कौन सा है 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर आई कैरेट प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर
जे कैरेट। आया समझ में? तो अब 40 स्क्वायर का क्या होगा? 80 आई कैरेट होगा। चलो 10t का क्या होगा? 10 टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t जे का जे। आया समझ में? तो ये आई कंपोनेंट हो गया और ये जे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हो गया और वाई कंपोनेंट हो गया। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना है फिर वाई करना है, बट उससे पहले आप ये भी कर सकते हो। एट टी इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड? 2 सेकेंड। वी वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे टी की जगह पे 2 रखो, 8 2 सा। तो मैं अगर पहले लिख के करूँ तो 8 इंटू 2 आई कैरेट प्लस 10 प्लस 2 इंटू 2 जे कैरेट। गॉट इट? तो 8 2 सा कितना आ गया बेटा? 16 आई कैरेट और 2 2 सा 4, 4 प्लस 10 14 जे कैरेट। और फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो सीधा यही आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 256 196 एडिशन, और फिर जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इतना आंसर आएगा। दैट इज माई स्पीड। गॉट इट? तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा एक न्यूमेरिकल था, उसी के जैसा है, सेम टू सेम। आंसर भी टी का 2 सेकेंड ही आया है, वहां पे भी, वहां पे 6 सेकेंड आ रहा था, सॉरी। ओके, तो आई जे आर अभी एक थोड़ा थियोरिटिकल है कि आई एंड जे आर द यूनिट्स वेक्टर, जैसे हमें पता है कि वो कौन कौन से डायरेक्शन में एक्स एंड वाई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे? मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन क्या होगा? तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है। ओके, और इसका भी एक्चुअली में मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं आपको, वो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वाला करना पड़ेगा। तो दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, दोनों में 1 आएगा। सर यहाँ पे 1 प्लस 1 1 और 1 माइनस 1 1 0, तो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर होगा, तो माइनस 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1। और मैंने बोला 1 नहीं, 1 बोल दिया, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, बट 1 नहीं, 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 2। डायरेक्शन फाइंड करना है। इतने तक पढ़े पहले और इतना काम करते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सिंपल है, देखो आई प्लस जे करना है, मतलब क्या? वो वाला फॉर्मूला, दो वेक्टर का मिलाने का पैरेललोग्राम वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस 2aj cos थीटा हो गया। दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो cos 90 होगा, cos 90 बिकम व्हाट? 0। अब आई यानी आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर है बेटा, और यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 1 1, नॉट 11, सो 1। और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बचा। यू कैन डायरेक्टली यूज इट, क्योंकि आई और जे में हम डायरेक्ट करते हैं, पता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई के आगे कुछ नहीं है तो 1, और जे के आगे कुछ नहीं है तो 1। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डायरेक्ट ए भी कर सकते हैं, इतना लंबा ना लिखो तो भी चलेगा। तो अंडर रूट क्या आ गया? 2। अंडर रूट 2 अगर आप फाइंड करोगे तो 1.41 इज दैट। आया समझ में? चलो अब इसमें भी क्या होगा, आई माइनस जे में, तो हम 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना है तो। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाता ना। और वैसे नहीं करना है तो ए वाला फॉर्मूला है -2ig cos थीटा वाला, बट इसमें cos 90 तो क्या हो जाने वाला है? 0। आया समझ में? तो 1 प्लस 1 ही बचने वाला, √2 1.41। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। अभी तक हमने सीखा नहीं तो हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं। आया समझ में? क्योंकि हमने अभी तक डॉट मल्टीप्लिकेशन सीखा नहीं। बट हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था tan थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट और विच कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। तो वाई में यहाँ पे जे कैरेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और एक्स कैरेट के आगे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 आ गया। आपको पता है कि थीटा tan थीटा 1 कब होता है? जब कितना डिग्री हो? tan 45 1 होता है। आया समझ में? आया ना? चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी tan थीटा डैश बोल देता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर वाले को थीटा बोला था। और आपको रिप्रेजेंट करना हो तो यू कैन रिप्रेजेंट इन अ फिगर ऑल्सो। फिगर भी एक ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। तो आप बोलिए दिस इज आई कैरेट। आया समझ में? एंड दिस इज द जे कैरेट। और फिर आप दोनों का ऐसे पैरेललोग्राम बना देंगे। मैं थोड़ा छोटा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बड़ा करना है। और दिस इज द एंगल विच इज दैट 45 डिग्री, एंड ये जो हाइपोटेनियस बनने वाला ना, ये वाला, दैट इज योर आई वेक्टर प्लस विच वेक्टर? जे वेक्टर। ओके, तो ऐसा बना लीजिए कि बात खत्म हुआ। यहाँ का फिगर कैसे बनेगा? थोड़ा लंबा मैं ड्रॉ करूँ तो ये दो आपके हो गए एक्सिस, आपने इसको आई वेक्टर बोल दिया, आपने इसको जे वेक्टर बोल दिया, जे कैरेट। बट आपको माइनस जे लेना है, तो माइनस जे नीचे आ जाएगा कि नहीं?
और फिर यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा नीचे की ओर, और ये ऐसे नीचे की ओर आपका कौन सा वेक्टर बनेगा, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, और ए एंगल आपका अगेन होगा दैट इज थीटा डैश या 45, बट ये डाउनवर्ड है। हम यहाँ पे कैसे डील करेंगे, तो वाई कंपोनेंट और विच कंपोनेंट एक्स, तो आई माइनस जे में, ये सब हमें नहीं लिखना, आई माइनस जे में जे का कोएफिशिएंट कितना -1, डिवीजन में 1, तो आंसर क्या है -1। अगर मुझे थीटा डैश चाहिए तो मुझे टेन इनवर्स -1 करना पड़ेगा, वो भी मॉड्यूलस में लेके। तो 1 कब होता है, 10 45 पे होता है, बट वो आपको पता है ना माइनस आता है तो हम लिखते थे डाउनवर्ड, पॉजिटिव एक्स के डाउनवर्ड। फिगर भी जस्टिफाई कर रहा है, काम भी जस्टिफाई कर रहा है, आया समझ में। अब किसी को आपने बोला कि सर एंगल ऐसे आएगा ए वाला 45, बट किसी को पॉजिटिव एक्स के साथ ए वाला फाइंड करना है, तो 360 में से 45 क्या कर दे, कट कर दे। तो देखो यहाँ पे लिखा है 360 माइनस 45, तो कितना आ गया 315 विथ आई कैरेट, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, -45 का मतलब डाउनवर्ड है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 45 डाउनवर्ड, या तो फिर ए वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके रिफ्लेक्स फाइंड करके 360 माइनस 40 लिख सकते हो। आया समझ में, आगे ना। ओके, आई प्लस जे का तो हमने ऑलरेडी बता दिया था 45 पे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। अब सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं इस वेक्टर और इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो चलो देखते हैं वो। ओके, वैसे मैंने बोला था अभी, मैंने आपको थोड़ा एलिमिनेट करवाया आगे के पोर्शन में कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने तो ग्राफिकली बोला है। कौन सा बोला है, ग्राफिकल, बट हम कैलकुलेशन करेंगे किसके अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, तो ग्राफिकली यूज करने वाले नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, नेक्स्ट तो नहीं, फिफ्थ तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, मतलब 6th चैप्टर की थ्योरी में सिखाऊंगा कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो बेटा, तो दैट इज ए बी कॉस थीटा। उसको हम क्या लिखने वाले हैं, ए बी कॉस थीटा। दिस डॉट इज द मल्टीप्लीकेशन। हम पता है 2 इंटू 3 में 2 3 डॉट लिखते थे, 2 डॉट 3 तो 6 लिखते हैं, बट हम 2 इंटू 3 भी लिखते हैं तो भी 6 लिखते हैं। तो नंबर्स के लिए दोनों साइन जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है, लेकिन जब वेक्टर में जाते हैं तो डॉट साइन कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रॉस साइन अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रहा हूँ कि वेक्टर के दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन है, एक डॉट मल्टीप्लीकेशन है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो उसका आंसर आएगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्रॉस में कौन सा फंक्शन आता है, साइन, और डॉट में कौन सा आता है, कॉस। देखो सिंपल है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से दो केसेस है, आइदर वेक्टर मिलेगा या तो फिर ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो वेक्टर नहीं है। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन वो बता रहा है कि डॉट मल्टीप्लिकेशन करने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिल रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बता रहा है कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो दो वेक्टर का तो आपको वेक्टर मिल रहा है सामने, आंसर भी क्या मिल रहा है, वेक्टर। आया समझ में। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू वन। अब हम इसको यूज करने वाले ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे ए कॉस थीटा चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन क्या करना पड़ेगा, ए बी करना पड़ेगा, सिंपल बी लिखूं तो भी चलेगा। आया समझ में। नाउ दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू लर्न इन द 6th चैप्टर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी इस न्यूमेरिकल में आ गया है तो मैं एडवांस सिखा रहा हूँ। अब यही को हम कंपोनेंट बोलते हैं, हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए ऑन अ बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है ए कॉस थीटा का, कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कौन सा कंपोनेंट है। तो हमें वही तो पूछा था कि इस वेक्टर का, ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे कंपोनेंट ढूंढिए, बोला था ना, या इसी ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे कंपोनेंट ढूंढिए। तो दो बार दो बी वेक्टर चेंज हो जाएंगे। तो देखो ए वेक्टर जो हमें दिया था वो गया, पहले बी वेक्टर यानी आई प्लस जे पे कंपोनेंट ढूंढना है, तो बी की जगह पे आई प्लस जे लिया, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड यानी आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा इसमें क्या है, डॉट मल्टीप्लिकेशन आया। कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट। रूल अभी नहीं पढ़ने, रूल 6 चैप्टर में पढ़ने, बट अभी नीड है तो सीख रहे। आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 इंटू 1 2, आई डॉट आई भी 1 हो जाता है। आई जे के साथ जे का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 3 इंटू 1 तो 2 प्लस 3 5, और ए आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा था, √2। आ गया समझ में। सो दिस इज द थिंग। यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना है आई प्लस जे की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो यूनिट वेक्टर होता है। ओके, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से
यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर डिवीजन में मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आई प्लस जे हो गया, डिवीजन में मैग्नीट्यूड क्या है √2, तो 1/√2 इंटू आई प्लस जे भी लिख सकते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन अ बी डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बी। कंपोनेंट में अभी तक हमने जो फाइंड किया ना, दैट इज मैग्नीट्यूड, हमने क्या फाइंड किया मैग्नीट्यूड, बट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो वेक्टर के कंपोनेंट भी वेक्टर होते हैं, जैसे कि ए वेक्टर होता है उसको हम ए एक्स आई कैरेट लिखे थे, याद आ रहा है, प्लस ए वाई जे लिखे थे, तो एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैरेट, वाई कंपोनेंट ए वाई जे कैरेट, बट वहां पे एक्स के लिए आई कैरेट यूज करते थे, वाई के लिए जे, बट अभी तो हम किसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं आई प्लस जे, तो जैसे एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई कैरेट था वैसे आई प्लस जे के लिए यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसको हमने n1 वेक्टर बोला, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर मिला, फिर हमने जैसे इसका मैग्नीट्यूड लिखा था कंपोनेंट के लिए और फिर यूनिट वेक्टर लिखा था ना, वैसे मैग्नीट्यूड एंड विच वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या ढूंढ के लाए 5/√2 और दिस इज यूनिट वेक्टर, √2 क्या हो गया 2, सो दिस इज फाइनल कंपोनेंट। पहला केस हो गया, जैसे ए वेक्टर का आई प्लस जे पे कंपोनेंट ढूंढा वैसे ए वेक्टर का माइनस आई माइनस जे पे भी ढूंढ सकते हैं, सिर्फ माइनस आई माइनस जे में चेंज आएगा, तो माइनस आई माइनस जे उसका मैग्नीट्यूड वो भी √2 था, ओके वो ए कॉस थीटा वाला भी फाइंड कर ले, तो ए कॉस थीटा वाला में क्या होगा, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, बट बीच में क्या है माइनस, तो 2 माइनस 3 1/√2 -1/√2, मैग्नीट्यूड रख दिया -1/√2, ओके यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, मैग्नीट्यूड रख दिया -1/√2 और दिस इज द यूनिट वेक्टर। पहले में हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड पहले फाइंड किया था फिर यूनिट वेक्टर फाइंड किया था, सेकंड और फिर दोनों को मिला दिया, बराबर। सेकंड केस में हमने क्या किया, पहले यूनिट वेक्टर फाइंड किया फिर क्या फाइंड किया मैग्नीट्यूड और फिर दोनों को मिला दिया 1/√2 1/√2 √2 क्लियर हुआ, तो थोड़ा लंबा है लेकिन सेम है, इजी है। इसमें ऐसा बोला है कि एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन अ स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू रहेगा, एवरेज स्टैंड्स फॉर द एवरेज क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल t1 एंड t2, ओके, तो सबसे पहले तो v इक्वल्स टू v0 प्लस at, याद आ रहा है हमारा इक्वेशन है, बट दिस इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, ओके। दूसरा r इक्वल्स टू r0 v0 t प्लस 1 हाफ एट स्क्वायर, दिस इक्वेशन अगेन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, आया समझ में। और ए भी हम यूज करते थे पता है, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2, वो भी तभी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो दिस थ्री इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द एनीवेयर यू कैन यूज दिस, एवरेज वेलोसिटी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम, और दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, यू कैन यूज दिस टू इक्वेशन एनीवेयर, कोई भी कंडीशन लगाए बिना, तो बी एंड ई आर ट्रू फॉर एनी मोशन इन स्पेस, कोई भी कंडीशन लगाए बिना हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी यानी चेंज इन पोजीशन अपन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम बोल सकते हैं, यस और नो। बट दिस थ्री 1 2 एंड 3 जो हम पढ़ के आए कभी यूज किया तो हमें ट्रू लगेगा, लेकिन हमने कंडीशन डाली उसमें, एवरेज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ए सी डी आर ट्रू ओनली व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आया समझ में, कोई भी मोशन के लिए नहीं होगा, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो सही नहीं रहेगा, तो थियोरेटिकल वन था। Read the statement carefully and state with the reason and example if it is true or false. तो a scalar quantity is one that is conserved in a process. गलत, ऐसा जरूरी नहीं कि स्केलर क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व हो रहा है, नहीं, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सो फॉल्स, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर है, ओके, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलाइजन, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकता, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन होता है लेकिन वो टोटल एनर्जी होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। दूसरा, अ स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, गलत, जैसे टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव वैल्यू आता ही है, देखो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, उसका नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्केलर के पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अ स्केलर क्वांटिटी, इसको जोड़ के बोलना है सब, मस्ट डायमेंशनलेस, वो भी गलत, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायमेंशन आता है के, ओके, तो फॉल्स, मैनी स्केलर क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिक डेंसिटी, मास देख लो, मास का एमएलटी फॉर्मूला है
डायमेंशंस आता है, मास, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज सब स्केलर है, बट फिर भी उनके मेनली फॉर्मूला है, डायमेंशंस है उनका. A scalar quantity does not vary from one point to another point in a space. वो ट्रू है. दाखिले जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मास है तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस एंड ओरिएंटेशन. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है. क्या चेंज होता है? तो डायरेक्शन से आपकी स्केलर क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है. हाँ, डायरेक्शन से आपके वेलोसिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएंगे. तो वो ट्रू हो गया. एंड अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट हैज अ सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. ये भी ट्रू रहेगा. ओके, मैंने शायद पहले वाले में गलती कर दी. ओरिएंटेशन में मैंने आंसर बोल दिया, सॉरी. यहाँ पे क्या था, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसमें गलत हो जाएगा. टेम्परेचर, वैसे हमने मास के बारे में सोचा, मैंने मास के बारे में समझा दिया तो सही लगा कि मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर मैंने तुरंत दूसरी स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर के बारे में सोचा होता तो पता चलता कि टेम्परेचर तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है. तो सॉरी फॉर दैट. ये जो पॉइंट वाला है उस वो फॉल्स है. टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डेंसिटी वो सब स्केलर क्वांटिटी है, बट पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है. हाँ, ओरिएंटेशन के हिसाब से स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगा. ओरिएंटेशन यानी एक्सिस की रोटेशन या वगैरह के हिसाब से. तो मास है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस होता है, ओरिएंटेशन होता है. क्यों? क्योंकि वो स्केलर है. ओरिएंटेशन से वेक्टर क्वांटिटी डील करती है, स्केलर नहीं. And the last question of this exercise, that an aircraft is flying above, at the height of 3,400 meter above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of aircraft? देखो, this is the observer, ग्राउंड पे है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे था. अब बोल रहा है कि वो कितना अप है, 3,400 मीटर. अब एंगल जो है वो कितना सबस्टेंड हुआ, जब ए से वो बी पे गया तो एंगल कितना सबस्टेंड हुआ, 30 डिग्री. कितना हुआ? 30 डिग्री. तो हमें बताना है कि ए से बी का डिस्टेंस, हमें पहले तो वो देखना है कि कितने टाइम में किया उसने. 10 सेकेंड. तो अगर हमें कहीं से भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाता तो हमारा काम बन जाता. डिस्टेंस अपन टाइम. तो हमें जो फाइंड करना था वो क्या था, स्पीड. तो डिस्टेंस अपन टाइम करने के लिए डिस्टेंस ए बी चाहिए. तो उसके लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, मिड पॉइंट ले लिया. मिड पॉइंट लिया तो 30 का कितना हो गया है, 15. ए राइट एंगल हो गया, आया ना. तो मुझे ए सी फाइंड करना है और जिसमें 15 डिग्री है. तो 15 ए सी का कौन सा, 15 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है. तो पहले हमने 30 डिग्री लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 15 डिग्री पे पहुंच गए. और फिर साइन अपोजिट साइड है, अपोजिट. और इसके बाद तुम्हें एडजस्टेंट पता है. जब अगर मैं ट्राइंगल वापस ड्रॉ करूं तो दिस इज ए सी और दिस इज ओ, दिस इज राइट एंगल, दैट मीन्स हाइपोटेनियस. तुम्हें ए 15 डिग्री है पता, अपोजिट ढूंढना है, एडजस्टेंट पता है, ए हाइट पता है 3400. तो अपोजिट एंड एडजस्टेंट के लिए कौन सा फंक्शन, 10. अपोजिट और एडजस्टेंट, तो अपोजिट चाहिए, ओसी से मल्टीप्लाई होगा. ओसी इज द हाइट 3400. 10 15 सर कहाँ से आएगा, सिंपल टेबल से ही आएगा. चिपक गया. चालू होगा अभी 5 मिनट में. तो मैं यहाँ पे आपको 10 15 बता रहा था. तो आ गया 0.2679. बट मानो कि अगर नहीं दिया जाता तो 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई अपन 180. तो कैलसी है तो 15 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 180, मतलब कि 15 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 180. जीरो 0.26190. थोड़ा फर्क पड़ेगा, देखो टेबल नहीं है तो. यहाँ पे क्या है,
79, यहाँ पे क्या है 2619। ये कहाँ तक कर सकते हो तो मैक्सिमम 15 तक, उसके बाद डिफरेंस बढ़ता जाएगा जैसे अभी 15 में दिख रहा है। बट अगर तुम ये चीज यहाँ पे भी करते, मानो कि देखो छोटा छोटा डिग्री होता, जैसे कि 10 5 आता, तो तुम 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन 180, तो पाई का वैल्यू रखेंगे हम 22/7, तो चेक इट, 5 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 180, तो योर आंसर इज, गलत किया, 5 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 180, 873। तो देखो कितना नजदीक आ गया कि नहीं। तो जितना एंगल स्मॉल रहता है थीटा ही आपका आंसर है, बट रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसमें रेडियन में। अभी हमें टेबल है तो टेबल में से ले लिया हमने 2679, क्या ले लिएगा 2679, तो यहाँ पे वापस आते हैं और 2679 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9108.86 हो गया। बट दिस इज जस्ट ए सी, वो तो ए से कहा गया था बी, तो डबल का डबल आ जाएगा, डबल ऑफ दिस, इतना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस अपन टाइम से क्या मिल गया स्पीड। तो बस इस तरह से स्पीड फाइंड करना था, खत्म हो गया। ओके।